आपने अपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, अगर उनका कोई पैसा या रुपये जो भी चीज़ है उनका नीचे गिर जाता था तो वो कभी उठाता नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बिल गेट्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। तो आज जो चर्चा होगी हमारी रुपये के बारे में चर्चा होगी। आखिर जो रुपया है, इंडिया मुद्रा है, यानी भारत की करेंसी जो है, आखिर वो इतनी नीचे क्यों गिर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही रीजन जो है हमारे चर्चा के बिंदु जो बनेंगे आज की वीडियो में, जिन मुद्दों पे हम बात करेंगे तो वो मुद्दे निम्नलिखित हैं। जैसे मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी जो रुपये की यानी इंडिया में जो रुपये की जो है मौजूदा स्थिति के बारे में जानेंगे सबसे पहले। फिर क्यों गिर रहा है रुपया, आखिरकार रुपया गिरने का कारण क्या पैदा हो रहा है, रुपया इतना नीचे क्यों गिर रहा है, ये जानेंगे। फिर कैसे तय होती है रुपये की कीमत, जो रुपये की कीमत है वो जो है वो किस प्रकार से तय होती है, ये जानेंगे। फिर उदारीकरण से पूर्व स्थिति जानेंगे, अस्थायी विनिमय दर प्रणाली और रुपये के कमजोर होने का प्रभाव। आखिर जो रुपये कमजोर होगा तो उस पर हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। मौजूदा स्थिति क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है मौजूदा स्थिति क्या है। तो 1 जुलाई से जब आंकड़े लगाए गए कि रुपए की कीमत कितनी है डॉलर के हिसाब से, तो 1 जुलाई से रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। जो रुपया है सबसे निचले स्तर पर आ गया है और उसका स्तर क्या है 79.11, यानी कि 1 डॉलर की कीमत अगर लगाओ तो कितनी बनेगी भारतीय रुपए में, यानी 79.11 इतनी क्या बन जाएगी भारतीय रुपए की वैल्यू होगी 1 डॉलर के मुकाबले। तो इतना स्तर बढ़ा है और भारत में आने वाले महीनों में रुपया और भी ज्यादा कमजोर देखने को मिलेगा। ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि रुपया अगर इसी हिसाब से चलता रहा है तो और भी ज्यादा क्या कमजोर होने की संभावना है। और 80 रुपये के बीच के बेंचमार्क को भी पार कर सकता है, यानी अगली बार जब आंकड़े लगाए जाएंगे तो 80 रुपये को पार करने का हिसाब लग चुका है, यानी कि बेंचमार्क को पार कर सकता है, 80 रुपये के बेंचमार्क को भी पार कर सकता है। इस साल अगर 2022 की बात करें हम, इस शुरुआती साल से ही यानी 2022 के जनवरी से स्टार्ट करते ही 2022 में अब जो गिरावट हुई है वो अब तक रुपए के मूल्य से 6% की गिरावट हुई है। यानी रुपए के मूल्य में कितने परसेंट की, 6% की हमें क्या गिरावट देखने को मिली है। और मात्र जून में ही 2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। किसमें, जून के महीने में, यानी इससे पिछले महीने में जून में ही 2% की गिरावट देखने को मिली थी। और पूरे साल में 6% तक रुपए की जो है उसकी गिरावट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। तो अभी हमने जाना मौजूदा स्थिति क्या थी, अब की बार जानेंगे हम इसमें क्यों गिर रहा है आखिर रुपया। सबसे मेन पॉइंट जो आखिर जो रीजन क्या हो रहा है रुपया गिरने का, जो रीजन जो हो रहा है उसका सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा भू राजनीतिक स्थिरता और तेल की कीमतों में वृद्धि। जो भू राजनीतिक स्थिरता है और जो तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उस वजह से हमें क्या रुपए में जो रुपया घट रहा है यानी घट रहा है, उसका क्या प्रभाव देखना पड़ रहा है, यानी बढ़ रहा है। जो रुपए की कीमत जो बढ़ रही है इसी वजह से हो रही है। जैसे अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 4 महीने हो चुके हैं और उसका स्पष्टता से कोई भी परिणाम अभी क्या निकल के नहीं आया। स्पष्ट तरीके से कोई भी परिणाम अभी देखने को बिल्कुल भी हमें नहीं मिला। और इसी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 30% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसी कारण से 30% की जो हुई है वृद्धि
हुई है। और जो भारत देश है वो क्या करता है, तेल जितने ज्यादा उसे तेल की आवश्यकता होती है उससे 80% से अधिक का क्या करता है, आयात करता है। जो है 80% से अधिक तेल का क्या करता है, आयात करता है। और इसी वजह से भारत का जो रुपया है वो बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से जो भारत का रुपया जो है गिर रहा है, सॉरी बढ़ता क्या रहा है, क्या गिरता जा रहा है। इसी वजह से यही जो कारण बैठ रहा है, यही कारण बैठ रहा है कि भारत का रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि 80% का तो आयात कर रहा है और उससे क्या है, ज्यादा पैसों में आयात करना पड़ रहा है इसलिए। और इसी का प्रभाव रुपये पर भी, रुपये पर भी, यानी रुपये पर भी क्या पड़ रहा है, इसी का आखिरकार प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम कुछ भी मान सकते हो 30% की जब वृद्धि होगी, कुछ भी सामान खरीदेंगे तो हम क्या ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उससे क्या हमारे रुपए गिरेगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही रुपया गिरता चला जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है इसका जो अभी मैं आपको लिखा दूं। विदेशी निवेश, अगर हमारा सेकंड पॉइंट देखें, पहला पॉइंट जो था भू राजनीतिक वाला था, अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, यानी फर्स्ट पॉइंट भू राजनीतिक वाला, सेकंड है विदेशी निवेश का बहिर्वाह। यानी कि जो विदेशी निवेश हमारे बैंकों में, भारतीय इंडियन बैंकों में क्या निवेश करते हैं, यानी अपना जो पैसा है उसमें भारतीय बैंकों में डालते हैं, तो वो भी क्या कर दिया है, उन्होंने डालना बंद कर दिया है और वे खुद अपने पैसे निकाल कर क्या कर रहे हैं, यूएस के बैंकों में यानी अमेरिका के बैंकों में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, अब ये देख लेते हैं। मार्च के माह के बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा, यानी कि अमेरिका जो केंद्रीय बैंक है, फेडरल रिजर्व द्वारा बेंचमार्क का ब्याज दर में बढ़ोतरी, यानी मार्च के महीने में क्या कर दिया उन्होंने, अपने ब्याज दर को क्या बढ़ा दिया। और अब तुम ही हो, अगर तुम किसी को पैसे दोगे अपने, तो उसे तो दोगे जो ज्यादा ब्याज देगा तुम्हें, क्या उसे दोगे जो कम देगा। सोच के देखो, अगर इंटेलिजेंट आदमी हमेशा क्या करेगा, उसी को देगा जो ज्यादा ब्याज दे रहा है, क्योंकि वो भी सोचेगा कि मेरा पैसा जा रहा है तो मुझे थोड़ा और ज्यादा मिले, ये नहीं कि थोड़ा घिस घिस के थोड़ा थोड़ा आवे, वो चाहेगा बहुत ज्यादा आवे। तो इसीलिए तो निवेशक जो है भारत से पैसा निकाल रहे हैं भैया, और क्या कर रहे हैं, अमेरिका में डाल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा ब्याज देगा वे उसमें डाल लेंगे, अगर इंडिया ज्यादा ब्याज देगा तो वो इंडिया वाले बैंक में डाल लेंगे। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक वर्ष में भारतीय इक्विटी बाजार से $32 मिलियन निकाले गए हैं। $32 बिलियन, बिलियन डॉलर क्या करे गए हैं, निकाल लिए गए हैं विदेशी निवेशक द्वारा। विदेशी निवेशक द्वारा भारत से क्या $32 बिलियन निकाले गए हैं। और डॉलर की मांग बढ़ रही है, इसी वजह से डॉलर की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि डॉलर अब तुम जमा करोगे, अब इंडिया में जमा करोगे, वहां पे क्या होगा, रुपया मिलेगा तुम्हें, और यूएस में जमा करोगे डॉलर मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मिलेगा, लेकिन वहां पे ब्याज ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो हमेशा किसे चुनेंगे, ज्यादातर लोग ज्यादा ब्याज वाले को चुनेंगे। तो यही क्या है, इसकी आपूर्ति में कमी आ रही है, इसकी आपूर्ति में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी तक जो हमने इस वीडियो में बात की है, मौजूदा स्थिति के बारे में बात की है, और रुपया आखिरकार क्यों गिर रहा है इसके बारे में बात की है। जो हमारा तीसरा पॉइंट जो बन के आ रहा है वो क्या है, क्यों तय होती है रुपए की कीमत, मतलब कैसे तय होती है, क्यों नहीं सॉरी, किस प्रकार से तय होती है रुपए की कीमत, कौन तय करता है, कौन इंसान है जो तय करता है, या कौन सी कंपनी है जो तय करती है रुपए की कीमत। तो कोई एक संस्था नहीं करती इसका निर्धारण, यानी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इसका निर्धारण कर सके, यानी इसकी कीमत लगा सके कि रुपया इतने कीमत से इतने कीमत तक ही रहेगा। जो घटती बढ़ती यानी जो गिरावट जो होएगी वो इससे ऊपर या नीचे नहीं जानेगी, यानी कोई भी इंसान क्या इसका निर्धारण बिल्कुल भी नहीं करता। और भारत जो है एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। क्या है, भारत एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। और जो इसकी जो रुपए की गिरावट, जो मतलब रुपए जो तय होती है, रुपए की कीमत जो तय होती है वो मांग और आपूर्ति के आधार पर की जाती है। जो मांग और आपूर्ति के आधार पर की जाती है, यानी रुपए की कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। वैसे तो अन्य कारक भी हैं और अन्य कारण है, उसकी भी बात करेंगे आगे वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें।
तो 1990 के दशक से पहले स्थिति कुछ अलग थी। यानी कि 1990 के जब दशक तक चल रहा था उसमें क्या थी, रुपए की जो थी वैल्यू यानी निर्धारण करना उसका कि क्या रेट रखना है क्या नहीं, उसकी जो अलग थी वो बहुत ही स्थिति क्या थी, अलग ही थी। वो किस चीज में जानेंगे हम अभी। अगला पॉइंट है हमारा उदारीकरण से पूर्व, यानी उदारीकरण से पहले जो रुपए की स्थिति थी वो क्या थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। उदारीकरण से पहले पूर्व स्थिति, यानी उदारीकरण से पहले पूर्व स्थिति। पूर्व भारत में 1990 के दशक में स्थायी विनिमय दर प्रणाली द्वारा क्या प्रयोग किया, विनिमय दर प्रणाली का क्या प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, उसे सरकार द्वारा विनिमय दर का निर्धारण करती थी। यानी जो सरकार है, जो किसी हर देश की जो सरकार है वही क्या करती थी, रुपए का अपने अपने रुपए का, कंट्री के रुपए का, जिसका डॉलर या जिसका जो भी चलता उसका क्या करती थी, निर्धारण करती थी। जो हमारे यहाँ यानी इंडिया में जो जिसका निर्धारण करती थी वो आरबीआई द्वारा किया जाता था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसका क्या निर्धारण किया जा सकता था। तो किसी मुद्रा का मूल्य एक पूर्ण निर्धारित अनुपात से, यानी पूर्ण निर्धारित अनुपात से एक अन्य स्थिर मुद्रा के आधार पर किया जाता था। यानी कि एक अन्य स्थिर मुद्रा, जैसे आप मान सकते हैं यूरो मान सकते हैं, डॉलर मान सकते हैं, उसके आधार पर क्या किया जा सकता, उसके आधार पर तय किया जा सकता था। अगर इससे भी नहीं तो क्या बास्केट बना ली जाती थी और मुद्राओं का समूह बनाकर, बास्केट बनाकर उससे क्या उसका भी रुपए का निर्धारण किया जाता था। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन, और जो डेनिश क्रोन है, डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन, उसका संबंध यूरोप की मुद्रा यूरो से है। जैसे कि एक यूरो की कीमत 7.46 क्रोनर है, 7.46 क्रोनर है। तो अगर ये यूरोप की मुद्रा अगर बढ़ेगी तो ये बस कितना परसेंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो उतार या चढ़ाव होगा वो 2.25% तक का उतार चढ़ाव होगा। अगर इससे ज्यादा का होगा तो वहां का रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व सरकार जो है वो क्या करेगी, वहां पे हस्तक्षेप करेगी, कि बोलेगी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो है लिखित जो है वो कितने का है, 2.25 का उतार चढ़ाव भी हो सकता है, इससे ज्यादा का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी छोटी सी चीज और है, उसे भी जानते हैं। इस प्रणाली में कुछ समस्या, यानी हमें क्या कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मुद्रा जोड़ने के परिणाम स्वरूप कोई देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है। यानी कि मान सकते हैं आप, अगर आप एक देश जैसा आप भारत हो, अगर आप अपनी मुद्रा किसी से जोड़ते हो तो क्या आप अपनी फ्रीडम बिल्कुल ही खो दोगे। इसका एक और चीज है, कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी मौद्रिक नीति निर्धारित नहीं कर सकता है। यानी कि आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हो, एक देश है ए, एक देश है बी। एक देश है ए जो है वह विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग नेशन है, और एक क्या है, डेवलप नेशन है। तो दोनों देश है, और ए जो है अपनी मुद्रा को क्या करना चाह रहा है, बी के साथ जोड़ना चाह रहा है। तो वो जोड़ देता है, तो वो क्या कर देगा, अपनी क्या फ्रीडम खो देगा एक तो, और उसी के अनुसार ही अपनी मौद्रिक नीति पर निर्धारित नहीं कर सकता, अपनी मौद्रिक नीति को भी क्या निर्धारित नहीं कर सकता। इसी के चलते हुए भारत ने 1993 में इस नीति को छोड़ दिया। इसी कारण के चलते हुए क्या भारत ने क्या करा, अपनी जो ये नीति थी इसे कब छोड़ दिया, 1993 में इस नीति को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने अपना लिया अस्थायी विनिमय दर प्रणाली का क्या कर लिया, अपना लिया कि हम तो भैया इसके हिसाब से चलेंगे, हम इसके हिसाब से क्या चल ही ना रहे। तो कौन सी अपना ली, अस्थायी विनिमय दर प्रणाली क्या कर ली, अपना ली। तो अब क्या जानेंगे, अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के बारे में जानते हैं, आखिर ये क्या चीज है। अस्थायी विनिमय दर प्रणाली यानी रुपए की विनिमय दर बाजार कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी किसी भी अन्य मुद्रा के साथ रुपए की विनिमय दर जो है
वो बाजार कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसा भी मैंने बताया था पिछली बारी कि दो कारक हैं सबसे महत्वपूर्ण, एक है हमारी मांग और एक है आपूर्ति। जो ये दोनों ही चीजें जो बाजार से निकलने वाला जो महंगाई होती है, जितनी महंगाई होगी उतनी ही क्या होगी, रुपए में गिरावट होगी और कारकों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी कि अन्य किसी मुद्रा के साथ जो रुपए की कीमत जो है, वो स्थिति जो है, दर जो है उसकी बताई जाएगी। वो किसके द्वारा बताई जाएगी कि उस देश का जो हाल है, उसकी आपूर्ति कैसी है और उसकी मांग कैसी है। आपने ज्यादातर किसी भी देश में देखा होगा कि जो जहां पर ज्यादा महंगाई होगी उसकी रुपए की गिरावट उतनी ही गिरती चली जाएगी। जैसे हालांकि कुछ दिनों से अभी क्या हो रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है। क्यों गिर रही है, आपको अब इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिक खुद से ही मिल गया होगा। तो जब किसी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसका मूल्य गिर जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब किसी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, मूल्य भी गिर जाएगा। और दूसरी ओर जब किसी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसका क्या है, मूल्य बढ़ जाता है। जब किसी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उसका क्या, मूल्य बढ़ जाएगी। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जो आपूर्ति बढ़ती है तो उसका मूल्य गिर जाता है और जब मांग बढ़ती है तो उसका क्या, मूल्य बढ़ जाता है। दोनों ही बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट है रुपए के कमजोर होने का प्रभाव। जो रुपए के कमजोर होने का प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, हम पे क्या पड़ेगा और लोगों पे क्या पड़ेगा प्रभाव। आखिर इसका रुपए का दो प्रभाव हो सकते हैं जो पड़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव यानी कि निगेटिव प्रभाव। दो प्रभाव पड़ेंगे। अब कमजोर रुपया भारत के निर्यात को बढ़ाता है। जो कमजोर रुपया है क्या करेगा, भारत के निर्यात को बढ़ाएगा। जैसे अब उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, पहले जब भारत का रुपया और यूएस डॉलर क्या था, 50 यानी $1 $50 के मुकाबले था। $1 $50 के मुकाबले था और आने वाले टाइम में $1 $100 के मुकाबले हो जाएगा। तो जो $1 से 50 वाली चीज एक खरीद पाता था कोई आदमी, तो वही $1 से 50 वाली चीज क्या, दो खरीद लेगा। यानी कि हम मान सकते हैं एक पेन ₹5 का आता था और वही पेन अब क्या ₹10 का आता है। तो आप मान सकते हैं कितनी प्रभाव पड़ेगा। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, आयात जनित मुद्रास्फीति का खतरा यानी महंगाई का खतरा। जैसे कि आप मान सकते हैं अब तेल है, तेल आता है दूसरे देशों से, उसको भारत क्या कर रहा है, अब ज्यादा पैसों में क्या हो रहा है, आयात, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं, उससे आयात हो रहा है। और जब तेल आ रहा है तो पेट्रोल, जैसे पेट्रोल मान के चलो, तो पेट्रोल की महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बाहर से ही महंगा आ रहा है, अंदर भी महंगा जा रहा है। और इससे क्या होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा, उसमें भी महंगाई होगी। और जी अगर तुम घर का सामान, अब जो तुम्हारे घर का सामान आता है कुछ भी, वो कहीं से आता है, पेट्रोल वाली चीज से चला के तो लाती है, उसे पेट्रोल तेल जो भी डलता है उसमें वो चला के लाती है हमसे, उसका खर्चा। और जी जब उसका खर्चा बढ़ेगा तो हर दुकानदार सोचेगा कि मैं भी बढ़ाऊं। तो हर चीज में क्या बढ़ोतरी हो रही है और इससे ही क्या हो रहा है, हमारा नकारात्मक प्रभाव यही पड़ रहा है आयात और जनित में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अगर अच्छी लगी है तो। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।